Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ Sprint Series. आज हम शुरू करेंगे द मंथ ऑफ मार्च 2023, जिसमें हम सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम MCQs। चलिए तो शुरू करेंगे विद आवर फर्स्ट MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर कंसिडर्ड फॉर द सिटी फाइनेंस रैंकिंग। कि बेसिकली जितने भी आपके सिटीज़ हैं उनमें जितनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो कितने अच्छे तरीके से जो फाइनेंस उनको मैनेज कर रही हैं या फिर उनके पास कितने फाइनेंसेस आते हैं, व्हाट इज़ द रेवेन्यू एंड व्हाट इज़ बेसिकली द एक्सपेंडिचर, उस लेवल पर है ये। और ये जो रैंकिंग्स हैं वो ये बताएंगे कि जो सिटी है उसके पास जितना भी रेवेन्यू है उसको वो कैसे खर्च करती है, ऑन विच सब्जेक्ट, कि वो ड्रेनेज वगैरह का काम करवाती है या फिर कोई वल्नरेबल सेक्शंस के लिए स्कीम निकालती है, कोई यहाँ पर कोई उस सिटी में ही कोई रिन्यूएबल एनर्जी का पावर प्लांट लगवाती है, तो दैट डिपेंड्स। तो वो सिटी की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फाइनेंस किस तरीके से एडजस्ट करती है उसकी रैंकिंग है बेसिकली, जिसके लिए 3 पैरामीटर्स निकाले गए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसमें 3 चीज़ें हैं। पहला है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, सेकंड एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस एंड थर्ड फिस्कल गवर्नेंस। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है कि जो पैसा है वो आएगा कहाँ से, हाउ विल बी द रिसोर्सेज मोबिलाइज्ड, तो पहली बात तो यही ही है। दूसरा, आपने जो भी पैसा आया है उसको कहाँ पर स्पेंड किया है, ऑन विच सब्जेक्ट्स, उसके बारे में देखेंगे, तो उसके हिसाब से पैरामीटर चूज कर लिया गया है। एंड थर्ड इज फिस्कल गवर्नेंस, कि पूरे साल में ठीक है पैसा आया, पैसा आपने सही जगह पर लगा दिया, लेकिन कितने लोगों को पता है कि ये पैसा आपने लगाया, आपके पास कोई प्रॉपर शीट है क्या, प्रॉपर आपके पास कोई डेटा है कि इतना पैसा यहाँ से आया, इतना पैसा यहाँ पर लगाया, तो वो जो गवर्नेंस वाला स्ट्रक्चर है वो भी इसमें एज अ पैरामीटर काम करेगा। ठीक है, तो पूछे भी उन लोगों से क्या ही है कि व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर्स, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस या फिर फिस्कल गवर्नेंस, तो तीनों ही इसमें सही है। दूसरा, इसका आंसर चलो हो गया डी ऑल ऑफ दी अबव, बट इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखना कि डिफरेंट सिटीज़ जो हैं उनमें अलग अलग म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, सिटी की पॉपुलेशन के हिसाब से भी जो एक्सपेंडिचर है, जो रेवेन्यू है वो वेरी कर जाता है। तो आप सभी सिटीज़ को एक ही पैरामीटर पर डिसाइड अगर करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई है सिटीज़ की, कि एक वो सिटी जिसमें लोग रहते हैं लेस देन 1 लाख, 1 लाख से कम लोग जहाँ पर रहते हैं वो एक कैटेगरी है। फिर है जहाँ पर 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के लोग रहते हैं वो एक कैटेगरी है। फिर आगे 10 लाख से लेकर 40 लाख तक की जो कैटेगरी है वो, एंड लास्ट में अबव 4 मिलियन, मतलब 40 लाख से ज़्यादा के पॉपुलेशन वाली सिटी। तो अगर आप जितनी पॉपुलेशन है उसी सिटी को उसी सिटी से कंपेयर करोगे जिसमें सेम पॉपुलेशन है तो कंपैरिजन विल बी फेयर, अदरवाइज इट विल बी अनफेयर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका कि निकाली किसने है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। और हमने एक बार ये भी क्वेश्चन किया था कि कौन सी ऐसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने अभी रिसेंटली ही ग्रीन बॉन्ड इशू करे हैं फॉर द पावर प्लांट दैट इज बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी। उसका भी आंसर क्या है आपका
उसका आंसर है आपका इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करें साथ साथ जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं अभी। अब पिछली चीजें बहुत ज्यादा आपको रिवीजन करने वाला टाइम आ गया अब। तो जो भी क्वेश्चन आप पढ़ो उसके साथ साथ जो भी उसके आसपास का बेसिक बैकग्राउंड है वो जो हमने पहले किया हुआ उसको भी रिवाइज कर लो फटाफट, ताकि मतलब एक बैलेंस सा बना रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2023। टीबी है, देखिए जनरली जो है ना जो है एक देर आर कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड देर आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। ये वो डिजीज हैं जो कि फैलती है एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन तक। ठीक है, सेकेंड है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो आप कह लीजिए कि ट्रांसमिसिबल नहीं है बहुत ज़्यादा, जिसमें आपका ये शुगर आ गया, डायबिटीज़ आ गया, कोई ऑर्गन फेलियर आ गया, दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसमें आपका टीबी आता है, इसमें आपका इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इंडिया में जो टीबी है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस हैं पूरे वर्ल्ड केसेस ऑफ टीबी के। वर्ल्ड केसेस ऑफ टीबी में जो इंडिया है दैट इज एट नंबर 1, और पूरे वर्ल्ड में आफ्टर HIV एड्स टीबी इज दी सेकेंड सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी। तो इसके रिगार्डिंग पूरे लोगों को अवेयर करवाने के लिए कि टीबी इस तरीके से होती है, इसका इलाज भी अवेलेबल है, इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है। वैक्सीन जो है टीबी की दैट इज BCG, ये भी अवेलेबल है। और अगर बाई चांस किसी को टीबी हो जाती है तो उसके लिए इलाज भी अवेलेबल है ना। तो उसका आप 6 महीने का डॉट्स प्रोग्राम होता है, जो कि आप अगर कंप्लीट करते हैं तो फ्यूचर में टीबी के होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। बट लोग क्या है ना बहुत ज़्यादा इसको फॉलो नहीं कर पाते कि पूरे 6 महीने तक कौन दवाइयाँ खाए, कौन ज़्यादा मतलब ऐसे मतलब एक प्रिकॉशंस को रखे। तो लोग क्या करते हैं 3-4 महीने में ठीक होने शुरू हो जाते हैं तो दवाइयाँ छोड़ देते हैं। उसके बाद जो बैक्टीरिया है टीबी का वो और भी ज़्यादा ग्रो करता है, और जो दवाइयाँ पहले आपने खाई हैं वो उसके ऊपर काम करना बंद कर देती है। तो धीरे धीरे जो टीबी है वो बन जाती है आपकी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर काफ़ी सारे जो ड्रग्स हैं उनका असर नहीं होता, दैट हैज़ बिकम ड्रग रेजिस्टेंट। तो इसीलिए लोगों को अवेयर करने के लिए डे हम लोग हर साल मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 24th of March एवरी ईयर। कुछ डेज हैं ये, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये आपको ना पता होनी चाहिए, प्लस इनकी थीम पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो यस 24th of March को ही हर साल हम इसको मनाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है थीम फॉर 2023 इज यस वी कैन एंड टीबी। इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो टीबी बहुत ज़्यादा आप ऐसे बोल सकते हैं कि ख़त्म कर सकते हैं आप इसे, क्योंकि वैक्सीन भी अवेलेबल है, ड्रग्स भी अवेलेबल हैं। अवेयरनेस कैंपेन अगर आप चलाओगे तो जिन लोगों को टीबी हो रही है वो ठीक भी हम कर देंगे। फ्री में सारी दवाइयाँ देती है सरकार सारी की सारी। तो हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि 2025 तक आते आते हम लोग सारे जितने भी टीबी के केसेस हैं इंडिया में से वो एलिमिनेट कर देंगे। पूरा वर्ल्ड थोड़ा सा अलग चल रहा है हम लोगों से, पूरे वर्ल्ड में टारगेट है 2030, लेकिन हम इनसे 5 साल आगे चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कल किया था फिलारियासिस, तो 2027 तक हम लोगों ने ख़त्म करना है। वो पूरे वर्ल्ड का टारगेट 2030 है। तो इंडिया का प्लस वर्ल्ड का प्लस बीमारी का नाम, ये आपको पता हो तो क्वेश्चन जो है थोड़े ठीक हो जाएंगे हमारे। तो दोनों ही बातें इसमें सही हैं। तो आंसर क्या होगा आपका सी बोथ 1 and 2। टीबी है, बैक्टीरियल डिजीज है, किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसी के नाम पर वो रखा हुआ है नाम। और इस दिन ही हम क्यों मनाते हैं 24th of March को? क्योंकि इस दिन हुआ क्या था, डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने, उन्होंने ये बोला था कि मैंने जो टीबी को कॉज करने वाला बैक्टीरिया है उसको डिस्कवर कर लिया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है साइंस के पर्सपेक्टिव से कि जो टीबी है वो बैक्टीरियल डिजीज है, उसका 24th of March को हम हर साल डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन रॉबर्ट कोच ने देखा था कि ये बैक्टीरिया है जैसे टीबी होती है। तो बैक्टीरिया के रिगार्डिंग जो वैक्सीन है थोड़ी सी मतलब आप कह लो कि इफेक्टिव होती हैं। वायरस अपना रूप चेंज करता रहता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। तो ये बात सही है। टीबी क्या है, क्यों है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एबल प्राइज। हम लोगों ने नोबेल प्राइज किए थे, तब मैंने आपको नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस और लिटरेचर, ये 6 हमने किए थे। इसमें कहीं भी मैथ्स नहीं है। तो
इससे ये पता लगता है कि जो नोबेल प्राइज़ है वो मैथमेटिक्स में नहीं मिलता, लेकिन इसके जैसा कुछ और तो मिलता होगा। तो वो एबल प्राइज नहीं है, ध्यान रखना, एबल और नोबल सेम सेम लग रहे हैं, बट एबल प्राइज इज नॉट द नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स, इट इज द फील्ड मेडल। इट इज द फील्ड मेडल जिसको हम कहते हैं नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ 40 साल से नीचे के लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मैथ की फील्ड में काफी अच्छा काम किया है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स, एबल प्राइज नहीं। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं इसके रिगार्डिंग। इट इज अवॉर्डेड बाय द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लिटर्स। ये प्रेजेंट करती है और ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ नॉर्वे। तो ये बात सही है, तो नोबेल प्राइज भी सारे नॉर्वे की गवर्नमेंट्स के थ्रू ही दिए जाते हैं, ये भी दिया जाता है, बट इट इज नॉट नोन एज नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। फर्स्ट सही है। लुई कैफरेली हैज वॉन इन 2023। इनको मिला है प्राइज। आपको अवार्ड जो जीत रहे हैं उनका नाम पता होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर सारे अवार्ड्स लिखे होंगे 4, यहाँ पर उनके नाम लिखे होंगे जिनको रिसीव हुए हैं वो, और मैच द फॉलोइंग करने के लिए बोलेंगे आपसे। तो अगर आपको 2-3 भी उसमें से पता होंगे तो इजीली हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ये भी बात सही है। एंड इट इज गिवन फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। हाँ, एबल प्राइज हमने शुरुआत ही कैसे की थी इसकी, मैथमेटिक्स से, तो यस इट इज गिवन फॉर द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तीनों ही बातें जो हैं वो हमारी सही हैं। पूछा क्या है आप लोगों से? करेक्ट, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके साथ ना, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे मैथ के प्राइजेस जिसमें ना एज बहुत काउंट होती है, एबल प्राइज इज नॉट वन ऑफ देम। एबल प्राइज में देयर इज नो एज लिमिट कि इतने से इतने लोगों को ही हम ये प्राइज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग जो है एलिजिबल हैं इस प्राइज को लेने के लिए। बट फील्ड मेडल में 40 साल है, रामानुजन प्राइज में 32 ईयर्स है। तो ये सब आपको पता हो कि इनको प्राइज, ये प्राइज किनको मिले हैं और कितने साल तक ये मिल सकते हैं, और इनके बारे में बेसिक स्पेसिफिकेशंस एक ही पेज पर एक ही जगह पर लिख लेंगे हम इन्हें। चलिए, इसका आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which of the following female boxers securing gold medal in world boxing championship? अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है न्यू दिल्ली वाले एरिया में, तो बताइए जरा इनमें से फीमेल कौन सी हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला है इस चैंपियनशिप में? स्वीटी बुरा, यस। नीतू गैंगस, यस। निखत जरीन, यस। एंड फोर्थ लोवलिना बोर्गोहेन, यस। इन चारों ही फीमेल्स को मिला है गोल्ड मेडल फॉर दिस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अब लेकिन जानने वाली बात यह है कि इनको कौन सी कैटेगरी में मिला है ये प्राइज। इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन डी। अब जो लोवलिना बोर्गोहेन है उनको 75 kg मिडल वेट में मिला है प्राइज, गोल्ड मेडल। जो नीतू गैंगस है उनको 48 kg मिनिमम वेट वाली कैटेगरी में मिला है। निखत जरीन जो उनको 50 kg वाली लाइट फ्लाई वेट कैटेगरी में मिला है, और स्वीटी बुरा को 81 kg लाइट हेवी वेट कैटेगरी में मिला है। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो ऐसे लेवल पर भी आ सकता है जहां पर इनसे इनकी वेट कैटेगरी भी पूछी जाती होगी। ठीक है, तो आपने इनके नाम तो याद रखने ही रखने हैं। ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी तो ये रखना ही रखना है याद आपने, बट इसके साथ इनको किन कैटेगरीज में हम लोगों ने प्राइज दिया है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इनको कवर नहीं किया गया, क्योंकि का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ये कवरेज में नहीं आए, तो इसलिए ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं चला। तो थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आसपास के लोगों को भी बताएंगे कि हाँ हमारे यहाँ पर इतने सारे गोल्ड मेडल्स आए हैं। ठीक है, तो वैसे ऑप्शन जो 4 है डी, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज ऑफ इंडिया विल बी बिल्ट ऑन अंजी रिवर। अंजी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? या तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी, या तो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, या फिर आ सकता है कि ये जो ब्रिज है वो किस रिवर के ऊपर बनेगा। आपको इसमें एक दिया हुआ है कि अंजी रिवर पर ये बनेगा, अंजी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है ये नहीं दिया हुआ। ऑप्शन झेलम, चेनाब, ब्यास या रावी। अब देखिए जो ये है केबल स्टेड रेलवे ब्रिज कि ये रेलवे वाला पूरा का पूरा में पटड़ियाँ बिछाई हुई हैं और वहाँ से रेल निकलेगी सारी की सारी, और वो जो पूरा ब्रिज है वो केबल स्टेड है, जैसे कहते हैं ना कि पूरा वो केबल्स के थ्रू सपोर्ट किया हुआ है, तो वो पूरे इंडिया का सबसे पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, कौन से रिवर बनेगा? अंजी रिवर, एंड अंजी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर।
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि ये किन किन को करेगा कनेक्ट, जो आपके कटरा डिस्ट्रिक्ट हैं और रियासी स्टेशन हैं आपके इस जगह पर कटरा डिस्ट्रिक्ट में ही, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, कश्मीर में पहाड़ बहुत बड़े बड़े से हैं, तो मतलब पहाड़ों को काट कर ऐसे पूरा से घुमा कर लेकर आने की बजाय हम क्या करें, दो पहाड़ हैं दोनों कर देते हैं कनेक्ट। तो इसके लिए चेनाब रिवर पर काफ़ी ज़्यादा ब्रिजेस का कनेक्शन किया जा रहा है अभी। अगर आपको याद हो कि इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट ब्रिज है वो भी चेनाब रिवर के ऊपर ही बन रहा है अभी। ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये एरिया, ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थ आवर। अर्थ आवर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम लोगों को अवेयर करते हैं कि जो ये आपने मतलब अनयूटिलाइज्ड लाइट जो बल्ब जला रखे हैं उनको बंद कर दीजिए। हम कहते हैं ना कि जहाँ पर आप जिस कमरे में हैं उसी की लाइट जलाइए, आसपास के कमरों की लाइट ना जला के रखिए, क्योंकि बिल आता है फिर। और बिल आने से भी बड़ी चीज़ क्या है कि इतनी बिजली बनानी भी पड़ती है, पहले उतना ही एमिशन भी कॉज होता है। तो बिजली की जो खपत है वो बढ़िया तरीके से हो, यूटिलाइज किया जाए इलेक्ट्रिसिटी को, ना कि ऐसे वेस्ट कर दिया जाए। इसके लिए ही अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है थ्रू दिस अर्थ आवर, जिसमें हर सैटरडे ऑफ मार्च, हर लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को हम ये कोशिश करते हैं कि 8:30 से लेकर 9:30 PM तक ये जो 1 घंटा है शाम वाला, इसमें हम सभी लोगों की जो लाइट्स हैं वो बंद करवा दें, ताकि एक अवेयरनेस हम बच्चों को, हम जितने भी और सारे लोग हैं उनको प्रोवाइड कर सके, सो दैट एनर्जी शुड बी एफिशिएंटली यूज्ड, नॉट वेस्टेड। तो ये अर्थ आवर का पूरा कंसेप्ट है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। हाँ, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च ही है। थोड़ा थोड़ा अब जो मौसम है ठीक होने लगता है और गर्मी आने लगती हैं, तो ये पूरा जो अर्थिक सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। तो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च है, जब सीजन्स में भी चेंज हो रहा होता है। सेकेंड, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। आंसर इज यस। नॉर्मली क्या है ना कि इसकी जो थीम है इसकी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, कि जितना ज़्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज़्यादा प्लैनेट भी हमारा बचेगा। क्योंकि हम जैसे मान लो कि एक कंट्री काम करती रहे, दूसरी कंट्री काम ना करे, तो फिर पहली कंट्री का काम भी जो है ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज एमिशन इज एमिशन, चाहे वो आपके लैंड एरिया पर हो चाहे वो किसी और के लैंड एरिया पर हो, है ना। तो सभी को इकट्ठा रहना पड़ेगा और इकट्ठी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाकर रिजल्ट निकलेंगे हमारे लिए, है ना। तो इन्वेस्ट करना जरूरी है, एंड दैट इज ऑल्सो द थीम। यही आपका अर्थ डे की भी थीम है और यही आपकी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की भी थीम है इस अर्थ आवर के लिए। तो दोनों ही बातें हमारी सही हैं। पूछा कि आप लोगों से करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कोई डेट नहीं है स्पेसिफिक, बट लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अरावली ग्रीन वॉल है कि जैसे ये अरावली है ना, अगर आप इसकी बात करें कि ये राजस्थान वाला एरिया है, दिस इज अरावली, ये गुजरात वाला एरिया है। यहाँ पर सारा का सारा आपका थार डेजर्ट है और यहाँ पर आपका सारा का सारा ये सारा राजस्थान वाला एरिया लाई करता है। अगर ये अरावली के आसपास हम थोड़े बहुत ये प्लांटेशंस लगा दें, तो इसका जो थार एरिया वाले का रेत है वो यहाँ पर उठकर नहीं आएगा। तो जिससे भी जैसे रेत के तूफान होते हैं वो इस एरिया में एंटर नहीं कर पाते, फिर तो थोड़ा सा ठीक ठाक रह जाता है। तो इसीलिए अरावली के अराउंड ग्रीन वॉल बनाने का जो कंसेप्ट है वो लेकर आया जा रहा है, सो दैट जो रेत है अरावली इसके वेस्ट साइड में वो इस साइड पर ना आ सके, और बायोडाइवर्सिटी जितनी भी है उसको भी हम और ग्रो कर सके। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पेड़ अगर हम लगाते हैं तो वहाँ पर बारिश का माहौल बनता है, टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक ठाक धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, गर्मी कम होती है। तो वो सब सारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उसको ही ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लगाया है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, इट इज 1400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट। अब ये ग्रीन बेल्ट है, ऐसा नहीं कि कोई ग्रीन वॉल लगा दी है कि ये जैसे चाइना की वॉल है वैसी नहीं है, ये ग्रीन वॉल है। इसमें हम पेड़ पौधे ये सब लगाएंगे पूरे 5 किलोमीटर वाले एरिया में, और 1400 किलोमीटर ये है स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। गुजरात वाले एरिया से लेकर फिर राजस्थान, फिर हरियाणा और फिर दिल्ली, ये 4 जगह हैं जिसको करेगी ये कनेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो दोनों ही बातें सही हैं हमारी। क्या रहेगा आंसर, पूछा क्या है करेक्ट, तो आंसर वुड बी सी, बोथ 1 and 2।
ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनके सारे एरियाज पता हो कि किन किन जगहों से होकर ये निकलेगी। और ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है ना ग्रीन वॉल का, ये ना पहला कंसेप्ट नहीं है पूरे वर्ल्ड का। इससे पहले भी जो अफ्रीका में ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को चलाया जा चुका है, जो कि सेनेगल से लेकर जिबूती तक रहेगी, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम सेनेगल टू जिबूती। ये है आपका सहारा डेजर्ट और नीचे है आपका ये नॉन सहारा एरिया, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। तो जैसे अरावली के वेस्ट से ईस्ट में रेत ना आए, वैसे ही इस वॉल के नॉर्थ से साउथ तक रेत ना आए, जिससे टेम्परेचर और बढ़ता है और थोड़ा सा और तकलीफ भी होती है, बिकॉज रेत है हर जगह, है ना। तो थोड़ा सा इसके लिए ये नया कंसेप्ट भी था, जिसकी तर्ज पर ही हम लोग बना रहे हैं अरावली वाली ग्रीन वॉल। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2023, कि पूरे इंडिया का एनवायरनमेंट है कैसा, कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कितने हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी लॉस किया है, फॉरेस्टेशन कितनी करी है, डिफॉरेस्टेशन कितनी करी है, ये सब जो चीज़ें हैं कि स्टेट क्या है, बेसिकली क्या सिचुएशन है अभी प्रेजेंटली, उसकी एक रिपोर्ट हर साल रिलीज की जाती है। कौन करता है रिलीज, क्वेश्चन ये है। ऑप्शन CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, DT डाउन टू अर्थ मैगजीन, हम सब पढ़ते हैं इसको, UPSC की जो तैयारी कर रहा है, HCS PCS की जो तैयारी कर रहा है, उन्होंने पढ़नी ही पढ़नी होती है जब टाइम होता है। अब टाइम नहीं रह गया है तो फिर हम सिर्फ MCQs करेंगे, बस पता हो कि हाँ एक काइंड ऑफ मैगजीन है जिसमें एनवायरनमेंट के इश्यूज को हम कवर करते हैं। ऑप्शन C बोथ ऑफ दी अबव एंड D नन ऑफ दी अबव। देखिए नॉर्मली जो है ना ये CSE की तरह की जाती है रिलीज, बट DTE जो है डाउन टू अर्थ मैगजीन भी हमेशा एज अ कोलैबोरेटर के तरीके से काम करती ही है। तो दोनों ही इसके आप कह लो कि दोनों ही रिलीज करते हैं इस रिपोर्ट को। तो आंसर वुड बी C बोथ ऑफ दी अबव, जिसमें डाउन टू अर्थ मैगजीन भी आ गई और CSE भी आ गई। CSE बेसिकली इंडिया की एक आप कह लो कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिसर्च करती है कि इन्वायरमेंट में किस तरीके से हम ठीक हालातों को पैदा कर सकेंगे, हम पोल्यूशन को कैसे रोक पाएंगे, हम लोग क्लाइमेट चेंज को कैसे रोक पाएंगे, तो वो सब चीज़ें होती हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेंबर्स ऑफ SCO। हमने पहले भी किया हुआ है कि जो सबसे लेटेस्ट मेंबर है SCO का वो कौन है, तो आंसर इज ईरान। अब देखते हैं ऑप्शंस, SCO क्या है, क्यों है, कितने मेंबर्स हैं, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ये सब हम बहुत बार कर चुके हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि उसको रिवाइज करना है आपने। ऑप्शन नंबर 1, सऊदी अरेबिया रिसेंटली हैज बिकम द फुल टाइम मेंबर ऑफ SCO। सबसे लेटेस्ट तो कौन सा है, ईरान है, तो ईरान आएगा इसमें ऑप्शन में, सऊदी अरेबिया नहीं, बल्कि सऊदी अरेबिया तो फुल टाइम मेंबर है भी नहीं। सेकेंड, ईरान विल ज्वाइन एज अ डायलॉग पार्टनर इन SCO, कि डायलॉग पार्टनर तो वो पहले था, अब तो वो सीधा ही क्या बन गया, फुल टाइम मेंबर। तो दोनों ही जो बातें हैं वो आपकी गलत है। सऊदी अरेबिया विल बी द न्यू डायलॉग पार्टनर, ईरान विल बी द न्यू फुल टाइम मेंबर। SCO में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और अब ईरान, ये 9 कंट्रीज हैं जो इसका मेंबर हैं। बार बार मैं बता रही हूँ आपको, अ काइंड ऑफ मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है इन सभी मेंबर्स की ये, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म को रोकने पर, किसी भी एरिया में कोई एक कंट्री की हेजेमनी को रोकने पर सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, 1995 में आई थी, 2001 में SCO बना था, वो सब चीज़ें जो है हम पहले कर चुके हैं, अब आपने करनी है रिविजन। इसका जो आंसर है पूछा आप लोगों से करेक्ट है, तो आंसर होगा D, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट, यांगली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट्स, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर नन ऑफ दी अबव। हमने फेस्टिवल्स काफ़ी सारे किए हुए हैं। हमने कल सियांग उन्युंग फेस्टिवल किया था, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हमने बामचू फेस्टिवल किया था, सिक्किम में मनाया जाता है ना। और तीसरा अब आपका आ गया है यांगली फेस्टिवल, ये कहाँ मनता है, ये मनता है आपका आसाम में। अ काइंड ऑफ सोइंग सीजन से शुरू होने से पहले ही ये फेस्टिवल मनाया जाता है कि फसल अच्छी होगी। आसाम में एक ट्राइब है जिसका नाम है तीवा, तो ये तीवा ट्राइब जो है ना वो सारे के सारे फेस्टिवल, जिसमें यांगली भी इज वन ऑफ देम, को मनाती है। ठीक है, तो फेस्टिवल्स के नाम विद देयर एसोसिएटेड स्टेट्स आपको पता हो। चलिए
नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। देखिए, Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.